गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8। इससे फर्स्ट पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर का स्टार्टिंग कर दिया था हुंड्रू का जलप्रपात, जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद सिंह काम। इसमें मैंने आपको बताया था कि हुंड्रू जो है रांची में मिलता है, छोटा नागपुर में, और वहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान है। हुंड्रू के जलप्रपात बहुत ही रमणीय है, देखने लायक है। तो जब लेखक वहाँ गए थे तो वहाँ का वर्णन वे कर रहे थे। तो जब लेखक गए थे उस समय अगस्त का महीना था, तो और भी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। मकई का कुछ बीज वगैरह, कुछ पौधे इस तरह से उगे हुए थे जैसे कि मानो कि लेखक का स्वागत कर रहे हैं। ये यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि किस प्रकार मार्ग में, अगस्त का महीना था, किस प्रकार मार्ग में बलखाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, है ना। मार्ग जो है बहुत ही सुंदर था, सड़कें घुमावदार थी, तो चलने में भी मज़ा आता था जो पथगामी यात्री थे। पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीरकर बहने वाली पतली नदी जिसके देखते ही आनंद आ जाए। पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिनकी चहक सुनने में आनंद आता था। अर्थात जंगल ऐसा था कि वहाँ के जीव जंतु भी मधुरता के साथ अपनी ध्वनि निकालते थे, तो बहुत ही वातावरण सुंदर और रमणीय लगता था। इस तरह से लेखक ने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा इस पाठ को लिखा है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार है। अर्थात जो छोटे नागपुर के वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो बहुत ही सादगी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। 100% कला बस्ती, उनमें भी बहुत सारी कलाएं हैं क्योंकि वे आदिवासी हैं और वहाँ की कुछ अपनी मुख्य संस्कृति सभ्यता है, तो जिसे वो अभी तक बनाए हुए हैं वहाँ पर, और उसी के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मार्ग में यूँ खड़े थे जैसे कि वे मेरा स्वागत कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि वे निवासी इस तरह से मार्ग में आ रहे थे, जा रहे थे, खड़े थे कि जैसे मानो कि वे लेखक का स्वागत कर रहे हों। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू पहुँचे। लेखक इस प्रकार मार्ग का आनंद लेते हुए, जंगलों का आनंद लेते हुए हुंड्रू पहुँच गए। अब वहाँ का किस तरह वहाँ की नदी बह रही है पहाड़ों को चीरते हुए, इसका लेखक के वर्णन करते हैं। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला। पानी का यह इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी आवाज़ जैसे 10-5 हाथियों की चिंगाड़ हो। अर्थात पानी इस तरह से बह रहा है, मतलब आगे की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। उसके सामने कोई भी पर्वत पहाड़ हो, वो उसे चीरते हुए, उस पर कूदते हुए, उछलते हुए अपनी आगे बढ़ती ही जा रही है जल की धाराएं, और अब अंत में वो एक झरने का रूप लेकर के आगे गिरती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से इस क्रम में जितनी भी आवाज़ें होती हैं, तो लेखक को ऐसा लगता है कि वह आवाज़ हाथियों की चिंगाड़ की जैसी हो। लगता है जैसे कि ट्रेन की इंजन जैसे आवाज़ कर रही है, उस तरह से उनको वह आवाज़ लगती है। अब झरना देखने लगा, जो गिर रहा है पानी उसे वो देखने लगते हैं। वातावरण की पवित्रता ऐसी थी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। वहाँ का दृश्य इस तरह से लेखक को प्रतीत हो रहा था कि मानो वह देवलोक के समीप पहुँचे हुए हैं। है क्या यह युग युग से पानी का आघात और पत्थर के बर्दाश्त है, और यूँ एक प्रकार से पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। अर्थात यह निरंतर जलधाराएं पत्थरों को चीरकर आदिकाल से बहती चली आ रही है। मानो ये थकती नहीं है, बहना बंद नहीं होती है, और ऐसे बहती हुई गिर रही है कि पत्थरों की छाती भी धाराएं छाती को काटती हुई आगे बढ़ रही है, फूटती हुई। पत्थर की आंख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। अर्थात लेखक को लगता है कि नदियों की ये धाराएं इस तरह से पत्थरों को काटती है कि मानो पत्थर की छाती से भी आंसू निकल जाते हैं और उसका कलेजा भी पिघला हुआ प्रतीत होता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा,
जो पहाड़ों पर जो नदी बह रही है उस नदी का नाम है स्वर्णरेखा। जो आगे देखिए, जिसके उद्गम से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का यह झरना है। अर्थात जो वहाँ से जिस स्थान से वह निकली है नदी, उसके 50 मील आगे आकर हुंड्रू का यह झरना है। स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में अंत में गिरती हैं। इतनी जगहों से स्वर्णरेखा की नदियाँ पर्वतों, पहाड़ों, जंगलों को काटती हुई आगे बढ़ती हुई अंत में कहाँ जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में यह मिलती है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब उसकी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। अर्थात जब नदियाँ बहती हैं तो जंगलों को अपने साथ बहाती हुई और पहाड़ों को भी पार करती हुई बहती हुई जाती है। लेकिन जब वह कहीं जाकर के मिलती हैं, किसी अन्य नदियों के साथ मिलती हैं, तो वह मिलन बहुत ही देखने लायक होती है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है और नदियों का एक स्थान पर मिल करके नीचे गिरना जो झरना हुंड्रू का कहलाता है, उसकी ऊंचाई है 243 फुट। उतनी ऊंचे स्थानों से वह झरना गिर रही है। जब वो झरना बनकर गिरती है तब देखिए लेखक को कैसा लगता है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। अर्थात पानी की जल की फुहार इस तरह से बह रही है मानो कि पत्थरों का टुकड़ा फुहार बन करके गिर रहा हो। देखिए आगे लिखते हैं लेखक कि रुई धुनने वाला जिस तरह से अपनी रुई को धुनता है तो किस प्रकार रुई उड़ती है, वैसे ही जल की धाराएं भी उड़ती हुई बिखर रही है। बचपन में उन्होंने एक और बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता है तो उसका रंग लाल होता है और जब वह उड़ता है तो किस तरह से वो गिरता है। यही कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष का जैसा भी लगता है। अर्थात लेखक ने हुंड्रू के झरने को, हुंड्रू के जलप्रपात को किसके साथ तुलना की है, तो रुई धुनने वाले से तुलना की है, इंद्रधनुष से तुलना की है और फेरी वाला जो मिठाई जो मिठाई की रुई जो बेचता है उससे भी तुलना की है। अर्थात बहुत ही सुंदर वह जलप्रपात है। चारों ओर जंगलों का पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीलास्थली है। यह स्थान चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, चहकते हुए पशु पक्षियों की आवाज़ है। तो यह स्थान बहुत ही सुंदर और देखने लायक है। हजारीबाग में एक और झरना है बह रहा है तो मानो यह संदेश दे रहा है कि सबके लिए वह कल्याण का झरना है। यह झरना हजारीबाग और रांची के बीच में है तो लगता है कि यह झरना सबके लिए बह रहा है, किसी एक के लिए नहीं बह रहा है। हमारे एकता का प्रतीक बताता है। कुछ बड़े झरने के बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे और धीरे धीरे पत्थरों पर से उतर रही, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। जब वह झरना नीचे गिर रहा है तो लेखक को लगता है कि मानो महादेव जी पर कोई दूध की बारिश कर रहा है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी का बारात शायद यहीं राह से गुजरी थी, जिसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया है। मित्र के जो लेखक के जो मित्र हैं उनको भी यह स्थान बहुत ही सुंदर प्रतीत लगता था, तो उन्होंने भी कहा है कि जैसे मानो शिव जी की बारात यहाँ से गुजरी है और वहाँ पर गुलाब का पाश का प्रबंध किया गया है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। अर्थात उस स्थान से भी एक और दृश्य बताते हैं झरने की घाटी का आगे का दृश्य, वो और भी रमणीय और दर्शन के योग्य है। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बह जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला सा धारा। अर्थात दो पहाड़ों के बीच पतली सी नदी ऐसी लग रही है बहती हुई, जैसे मानो थर्मामीटर में एक पारा बह रहा है, अंदर रहता है। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है। ज्ञात है कि पहाड़
नदी की ललकार रहा है, यहाँ से तुम कहीं किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे आ जाओ। मतलब यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार, अर्थात यह वह स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ही देखने लायक है और बीच में बहती हुई नदी वो और भी सुंदर प्रतीत होती है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक शोभा से अपनी आँखों को प्यास से बुझाते रहे। अर्थात लेखक बार बार इस स्थान पर आने को तरसते हैं और बार बार इस स्थान का आनंद लेते हैं और उनका कहना है कि हमारी आंखें थकती ही नहीं है, इस जगह से उबती ही नहीं है, देखते ही जाऊं, ऐसा उन्हें लगता है। ठीक है बच्चों, आगे का चैप्टर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इसे आप लोग थोड़ा सा रीडिंग कीजिए घर पर। धन्यवाद।